Pratisruti here, and yes, I welcome you all to another class. I hope you all are doing well and पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी शायद. एंड आज की क्लास में हम एक नॉवल के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिस इन वंडरलैंड विच वॉज रिटेन बाय लुइस कैरोल. एंड बहुत ही सुंदर सा नॉवल है. बट पहले मैं बता दूं कि इसको लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने लुइस कैरोल के बारे में, नॉवल के सारे मेजर कैरेक्टर्स के बारे में और नॉवेल्स को भी बहुत ही डिटेल में मैंने समझाई है. तो जिन्होंने भी वो नहीं देखा है वो वीडियो आप पहले वो देख लें, फिर हम अगर ये वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना. और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी. तो नोवेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा तभी इस वीडियो में आया होगा, है ना. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नोवेल के कुछ मेजर पॉइंट्स और उसके थीम्स के बारे में, है ना. तो अगर हम नोवेल्स के कुछ मेजर थीम्स के बारे में बात करें तो पहला मेजर पॉइंट्स में कहूँगी थीम ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी. जब आपने नोवेल पढ़ा होगा तो आपने मार्क किया होगा कि जो हमारी सेंट्रल कैरेक्टर एलिस है, जो एक छोटी बच्ची है, शी वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग हिमसेल्फ दैट हु इन द वर्ल्ड एम आई, मैं हूँ कौन. ये क्वेश्चन वो बार बार खुद को पूछ रही है ना. वो अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत ही कंफ्यूज हो रही है. जब उसकी साइज कभी कभी छोटी हो जा रही है, फिर कभी कभी बड़ी हो जा रही है, तो कंफ्यूज हो जा रही है कि मैं हूँ कौन, है ना. तो ये तो बहुत ही सिंपल से चीज दिखाया गया है नोवेल में. बट थ्रू दिस नोवेल एंड थ्रू दिस कैरेक्टर एलिस, कैरोल हमें दिखाना चाहते हैं रियलिटी को, कि रियलिटी में भी जब हम छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे अपनी एडल्टहुड में ग्रोन अप कर जाते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आती है. जैसे कि हमारे फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, हमारी थिंकिंग में चेंजेस आ जाते हैं. लोग हमसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हैं, दैट लाइक दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस दैट हम जो एक चाइल्डिश नेचर होती है वो कैसे हम मोर मैच्योरली या मोर प्रिपोरली हम बिहेव करें, ये सब लोग हमसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं. जिसकी वजह से हमारे दिमाग में भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अराइज होता है कि हु एम आई, मैं हूँ कौन, कैसे मैं बिहेव करूँ, क्या मैं बड़ी हो जा रही हूँ, क्या मैं इतनी जल्दी बड़ी हो जा रही हूँ, क्या मेरी बिहेवियर में कुछ खामियां हैं, क्या मेरी बिहेवियर लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्या मैं चेंजेस लाऊं. ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज होती है. फिर जब हम एडल्टहुड में आ जाते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारा सोसाइटी के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में भी जब हम सोचने लगते हैं तो ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आता है कि हम हैं कौन और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है. तो इस रियलिटी को दिखाने के लिए कैरोल ने इस नॉवेल में बहुत ही सुंदर वे में, बहुत ही एक चाइल्डिश वे में भी आप कह सकते हो, एक प्लेफुल वे में वो दिखाया है एलिस कैरेक्टर को, जहाँ पर कि वो कंफ्यूज हो रही है बार बार एंड वो खुद को क्वेश्चन कर रही है कि मैं हूँ कौन, हूँ इन द वर्ल्ड एम आई. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है ना. यही है पहला मेजर पॉइंट्स. अगर हम सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम की बात करें तो दैट इज योर थीम ऑफ नॉनसेंस एंड एब्सर्डिटी, है ना. जब आपने ये नॉवेल पढ़ा है तो आपने नोटिस किया होगा कि पूरा नॉवेल में बहुत ही इलॉजिकल चीज़ें, बहुत ही एब्सर्ड चीज़ें भरा पड़ा है. जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूंगी तो मेड हैटर, जिसका पार्टी कभी खत्म ही नहीं होता है ना. उसका जो टी पार्टी चल रही होती है वो कभी खत्म ही नहीं होती है. व्हाई? बिकॉज द टाइम हैज स्टॉप्ड, क्योंकि वक्त वहीं पर रुक गया है तो उसका टी पार्टी कभी खत्म ही नहीं हो रही होती है. सेकेंडली क्वीन ऑफ हार्ट्स, जो कि बहुत ही ऑथोरिटेरियन नेचर की है ना, एंड बहुत ही रिजिड नेचर की है. अपनी वर्कर्स को अननेसेसरीली वो एग्जीक्यूट कर रही होती है, बहुत ही पनिशमेंट दे रही होती है, इवन विदाउट हैविंग एनी मिस्टेक. कोई गलती ना करके भी वो उनको पनिश कर रही होती है. तो ये सारे इलॉजिकल चीज़ें, एब्सर्ड चीज़ें भरा पड़ा है. इवन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो रिडल्स में बात कर रहे होते हैं, इलॉजिकल सेंटेंस बोल रहे होते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, जो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ऐसे बातें भी वो कर रहे होते हैं. ये सारी चीज़ें नॉवेल्स में भरा पड़ा है ना. एंड जब आपने नॉवेल पढ़ा है तो आपने सोचा भी होगा कि राइटर ने ऐसी चीज़ें क्यों लिखा है, मतलब इसका पढ़ने का क्या मतलब है. बट कैरोल ने ये इसीलिए लिखा है क्योंकि वो शो करना चाहते हैं कि हम जितने भी रिजिड सोसाइटी में रहें या जितने भी रूल्स रेगुलेशंस में बंधे हों, या अब मतलब हमारा जो विक्टोरियन सोसाइटी है उसको सैटिराइज करने के लिए एग्जैक्टली कैरोल ने ये लिखा है कि विक्टोरियन सोसाइटी में जैसे लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं, उसको सैटिराइज करने के लिए कैरोल ने बोला है कि हम जितने भी रूल रेगुलेशंस में बंधे हुए हो, स्टिल एक ड्रीम वर्ल्ड होती है
एक इलॉजिकल चीज़ें होती है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। मतलब स्ट्रिक्टनेस में भी इलॉजिकल चीज़ें आती है, ऐसे अब्जॉर्ड चीज़ें आती रहती है जो हमें हैप्पीनेस देती है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है ना। ये दिखाने के लिए कैरोल ने ये नॉवल में शो किया। आप ये पर्सनली भी ले सकते हो कि देखो, आप जब एडल्टहुड में चले जा रहे हो तो आप भी बहुत रूल्स रेगुलेशंस में बंधे जा रहे हो, देन आप भी एक डेकोरम फॉलो कर रहे हो, बहुत ही मैच्योरली बिहेव कर रहे हो। बट एक वक्त आता है जब आप अपने दोस्तों के अराउंड हो तो आप भी इलॉजिकल लाफ करते हो, एब्जॉर्ड बातें करते हो जो कि आपको हैप्पीनेस, आप पीस देती है, आपको अच्छा लगता है ना। तो ये कैरोल शो कर रहे हैं कि जितना भी रिजिड सोसाइटी हो, जितना भी स्ट्रिक्ट सोसाइटी हो, रूल्स हो, स्टिल एक ड्रीम वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है ना। तो ये है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन अगर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो दैट इज थीम ऑफ चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड। ओके, एंड थीम ऑफ चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड, यहाँ पर इस नॉवल में चाइल्डहुड को दिखाने के लिए कैरोल ने एलिस का कैरेक्टर चूज किया है, जो कि अपनी चाइल्डहुड में है, जिसके मन में एक बहुत ही क्रिएटिव, क्यूरोसिटी, इमेजिनेटिव, एक क्वेश्चनिंग नेचर भरा पड़ा है ना, जो हमारे चाइल्डहुड में होता है। सी वाज सो मच इनोसेंट, वो बहुत इनोसेंट है। कभी कभी ऐसे इलॉजिकल चीज़ें देखकर, एब्जॉर्ड चीज़ें देखकर वो खुश हो जा रही है, कभी कभी कंफ्यूज हो जा रही है। ये अप एंड डाउन, ये इनोसेंस, ये फ्रीडम, ये आता ही रहता है जब हम चाइल्डहुड में होते हैं। फ्रीडम दैट मीन्स उसे कोई मतलब वो सोच नहीं रही है कि अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊं तो मुझे मुश्किल होगी या मैं सेफ रहूंगी। ये क्वेश्चन उसके मन में राइज नहीं हो रही है, राइदर उसके मन में एक क्यूरोसिटी हो रही है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कौन सा नया एडवेंचर्स आएगा, ये उसके मन में क्यूरोसिटी है ना। तो ये आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ थिंकिंग उसके मन में है। बट जब हम एडल्टहुड में आ जाते हैं तो हमारे मन में काफ़ी कंफ्यूजिंग सा नेचर आ जाता है, काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप को जाएं तो हमारे लिए सेफ होगा या हमारे लिए मुश्किल होगा, जाना सही होगा या गलत होगा। इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हम, और कहीं ना कहीं ये क्यूरोसिटी भी एक ब्रेक ले लेती है और एक बाउंड्री लाइन आ जाती है ना। तो जब हम एडल्टहुड में आ जाते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ रूल्स आ जाते हैं, कुछ रिजिडिटी आ जाती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है लेकिन जब हम अपनी चाइल्डहुड में होते हैं तो ये सारे चीज़ों से हम बिल्कुल अनजान होते हैं। और इसको कैरोल ने कहा है कि वी शुड सेलिब्रेट दोज थिंग्स, वी शुड सेलिब्रेट दोज इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, है ना। यही कैरोल ने कहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थीम ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी। इसका मैं बेस्ट, हाँ, एडल्टहुड में आप क्वीन ऑफ हार्ट्स को एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हो, जो कि बहुत ही रिजिड नेचर की है, जो कि बहुत ही एक ऑथोरिटेरियन नेचर दिखा रही है। आप क्वीन ऑफ हार्ट्स को एग्जाम्पल में ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम गए थे, दैट इज थीम ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी। ओके, थीम ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी में हम बेस्ट एग्जांपल दूंगी क्वीन ऑफ हार्ट्स को। क्वीन ऑफ हार्ट जो बार बार वो चिल्लाती रहती है, बार बार शी वाज ऑर्डरिंग दैट ऑफ विद देयर हेड्स, इवन विदाउट हैविंग एनी रीजन, बिना रीजन के वो चिल्लाती रहती है ऑफ विद देयर हेड्स। बट देन अगेन शी वाज गिविंग पनिशमेंट to her workers even without having any major mistake, not major, without having any mistake वो punish कर रहे होते हैं उनको। she was scolding them in a very ridiculous way, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब है कि जब उसके पास पावर आ गया है तो उसका एक ऑथोरिटेरियन नेचर आ गया है उसके मन में, उसका एक कंट्रोलिंग नेचर आ गया है उसके मन में। ये दिखाने के लिए कैरोल ने क्वीन ऑफ हार्ट्स को अपनी रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से लिए हैं। क्वीन ऑफ हार्ट्स के थ्रू ये शो कर रहे हैं कि जब हमारे पास पावर आ जाता है तो हमारी बिहेवियर में कैसे चेंजेस आ जाते हैं। ये उस टाइम के विक्टोरियन सोसाइटी को भी उन्होंने रिडिकुलसली उन्होंने बोला है कि उस टाइम विक्टोरियन सोसाइटी में जैसे होता था कि जो पोजीशन में थे, जो पोजीशंस में थे, दे हाउ करप्शंस दे आर डूइंग। ओके, जो चर्च, स्टेट्स, मोनार्की, गवर्नमेंट, इन सब में जो करप्शन होता था, दे वर एक्सप्लॉइटिंग द लोअर क्लास पीपल।
इसको दिखाने के लिए कैरोल ने क्वीन ऑफ हार्ट्स कैरेक्टर को चूज किया है एंड उसके थ्रू उन्होंने बहुत ही सुंदर वे में दिखाया है कि जब हमारे पास पावर आ जाती है तो हमारी बिहेवियर में कैसे ऑटोमेटिकली एक कंट्रोलिंग नेचर आ जाती है, एक ऑथोरिटेरियन नेचर आ जाती है ना। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने लिया था, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिया था इस नोवेल में जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। एंड ठीक है, फिर आज की सेशन में बस इतना ही। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आती है या कंफ्यूजिंग लगती है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं रिप्लाई करूँगी। एंड यस, अगर इंफॉर्मेटिव लगा देन यू कैन लाइक द वीडियो। अगर नए हो चैनल में एक सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड यस, अगर नेक्स्ट भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।